डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति ऐसे तो हमेशा ही चर्चा का केंद्र विषय बनी रही है और अब ऐसे में जब वह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करते हैं तो उनके द्वारा जारी ये 17 कार्यकारी आदेश पूरे विश्व के लिए एक बड़ा बदलाव, एक विश्व के लिए यहाँ पर व्यापक बदलावों का संकेत देता है। क्या है वो बदलाव, समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूं आपका इस चहल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेशों के बारे में कि कैसे ये आदेश पूरे विश्व के साथ साथ यहाँ पर अमेरिका के साथ साथ विश्व के साथ साथ ओवरऑल इस पूरे पॉलिटिक्स को कैसे बदल रहा है और हमारी एग्जाम के लिए ये कैसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम सबसे पहले बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे ही अपना शपथ ग्रहण जो है शपथ को पूरा करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रमुख कार्यकारी आदेश देते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का मतलब क्या है। आपने भारत के संदर्भ में भी समझा होगा कि दो तरह से चीजें होती हैं, या तो जब सरकार डायरेक्टली संसद से किसी कानून को पास करवाती है, और दूसरी चीज कि जब संसद सदन में ना चल रही हो और किसी चीज को लेकर आना हो तो ऐसे में सरकार क्या करती है, उसे प्रेसिडेंट ऑर्डर से लेकर आती है। जैसे एक संस्था के बारे में आपने भारत में सुना होगा, सेबी। सेबी सबसे पहले कार्यकारी आदेश के द्वारा जारी हुआ, उसके बाद संसद में कानून बनाकर इस संस्था को लेकर आया गया। अमेरिका में भी कुछ इसी तरीके की चीजें हैं। अमेरिका में क्या किया गया है, अमेरिका की संसद को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, कार्यकारी आदेश से कुछ 17 आदेशों को एक साथ जो है वो लेकर आए हैं। वो 17 आदेश क्या है, तो उनमें सबसे प्रमुख जो मुद्दा है वो मुद्दा है आपका प्रवास का, वो मुद्दा है यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का, वो मुद्दा है यहाँ पर जैविक ईंधन का, वो मुद्दा है यहाँ पर टैरिफ का, वो मुद्दा है यहाँ पर पड़ोसी देशों के साथ जो है मेक्सिको वगैरह के साथ जो सीमा वगैरह से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो वहां से अवैध प्रवासन है उसका। तो यहाँ पर एक एक मुद्दों को बहुत गहराई से समझते हैं। सबसे पहला जो हमेशा ही यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो बाइडेन की जो पुरानी नीतियां होंगी उन नीतियों को ट्रंप बदल देंगे, और उन्होंने इस दिशा में एक बड़ा व्यापक प्रयास भी किया है। वो सबसे बड़ा जो है प्रयास है कि वो यहाँ पर जो इमाइग्रेशन की पॉलिसीज थी, जो अप्रवासन की नीति थी, उस नीतियों को वहां पे उन्होंने बहुत कड़ाई तरीके से स्टेप्स लिया है कि वो यहाँ पर क्या करेंगे कि किसी भी तरीके से अवैध प्रवास को रोका जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर क्या है, जो भी अब अवैध प्रवासी होंगे एक तरीके से उनके साथ जो है एक उनको क्रिमिनल के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल नहीं है लेकिन अवैध अगर उसने प्रवास किया है तो उसके लिए कुछ सजा या उसको उसके देश में डिपोर्ट कर देना। बट अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें क्या होगा, जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा। इसी के संदर्भ में उन्होंने यहाँ पर जो है सो मैक्सिको का भी, यहाँ पे जो मैक्सिको की जो सीमा थी उस सीमा को भी सख्त निगरानी जो है वो करनी शुरू कर दी है, और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वहां पर फोर्स को भी उतारा जा सकता है। इसी के साथ उन्होंने अमेरिका और यहाँ पर जो मैक्सिको की सीमा है वहां पर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय आपातकाल दो चीजों में घोषित हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक तो हुआ है कि यहाँ पर जो मैक्सिको के साथ उनकी सीमा संलग्न है वहां पर, और दूसरा ऊर्जा सुरक्षा के मामले में, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, क्या है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। जिससे क्या होगा, यहां से जो भी यहाँ पर नदी के द्वारा, जंगल के द्वारा अगर कोई अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करता है उसको यहाँ पर रोका जा सकेगा। और तीसरा, यहाँ पर एनर्जी के सेक्टर में भी इमरजेंसी आपातकाल, ऊर्जा आपातकाल को भी घोषित किया गया है। जिसमें क्या होगा, एक्चुअली ये हुआ था कि जब जो बाइडेन जी जब यहाँ पर राष्ट्रपति थे तो उनके टाइम पर अमेरिका ने यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स को प्रतिबंधित किया हुआ था, जिसके संदर्भ में ये था कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा जो है ध्यान दे रहे थे, और फॉसिल फ्यूल्स बंद होने की वजह से जो भी इसके आधारित इंडस्ट्रीज थी उनको कहा गया था इसको कम करने के लिए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं ट्रंप उस नीति को ही बदल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि भाई नहीं, ये तो उद्योगों की मर्जी है वो क्या प्रयोग करना चाहते हैं क्या नहीं, ये यहाँ पर उपभोक्ताओं की मर्जी है कि वो रिन्यूएबल कार्स चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते।
तो उन्होंने एक तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर जो एक सख्त नीतियां चली आ रही थी, उन नीतियों को पलटने का प्रयास किया है। इस चीज को हमने यहाँ पर समझा। इसके अलावा अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते में शामिल था, लेकिन उन्होंने आते ही ये घोषणा की है कि वह पेरिस जलवायु समझौते से अब बाहर हो जाएंगे। तो पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका अब बाहर हो चुका है। इससे क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं जो अमेरिकी कंपनियां हैं, अमेरिकी के उद्योग धंधे हैं, वो अब फ्रीली, अब मुक्त तरीके से अपना जितना मर्जी चाहे उत्सर्जन कर सकते हैं, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट समझौते में यह बाध्यता थी कि हर देश को अपनी उत्सर्जन सीमा को कम करना होगा, और इसी के संदर्भ में दुनिया भर के देशों ने अपना नेट जीरो का टारगेट रखा था। आप लोग मुझे बताइए कमेंट में कि भारत का नेट जीरो लक्ष्य कब का है? भारत का नेट जीरो का टारगेट, भारत ने इस पेरिस क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, भारत पेरिस जलवायु समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। इंडिया इज द सिग्नेटरी मेंबर ऑफ द पेरिस क्लाइमेट चेंज। इंडिया ने अपना नेट जीरो का टारगेट कब तक रखा है? अमेरिका इससे बाहर हो चुका है। इसके क्या विश्व पर प्रभाव होंगे? एक बात बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे विकसित देश जब ये कहता है कि मैं यहाँ पर इस तरह के एग्रीमेंट से बाहर होता हूँ, जाहिर सी बात है कि जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो पॉलिसीज बन रही है, उसमें सबसे बड़ा इमिटर ही अगर बाहर हो जाएगा तो उस नीति की प्रभावशीलता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन संस्थाओं में अमेरिका का फंडिंग ज्यादा हुआ करता था, वो फंडिंग्स कहीं ना कहीं अब यहाँ पर रुक जाएंगी। खैर, इस टॉपिक पर एक कभी सेपरेट बात होगी। फिलहाल चलते हैं अगले डिसीजंस पे। अगले डिसीजंस पे अगर हम देखिए बात करें तो 25% का टैरिफ लगाया गया है। किसके ऊपर? कनाडा और मेक्सिको से आने वाली चीजों पर 25% का यहाँ पर क्या किया गया है? टैरिफ जो है वो लगाया गया है। साथ में यहाँ पर जो है सो बात हो रही है कि इनके ऊपर तो लगा है, सोचिए भारत के साथ भी अमेरिका का एक बड़ा, अमेरिका का व्यापारिक साझेदार है। चाइना तो ऑलरेडी, चाइना और अमेरिका का हम टैरिफ वॉर पास्ट में भी देख चुके हैं। अगर यही टैरिफ की सीमा अन्य देशों तक भी अगर अभी फिर से विस्तारित होती है तो फिर आगे की स्थिति क्या होगी विश्व में, ये एक देखने वाला मुद्दा होगा। आगे अगर हम समझे तो सिटीजनशिप चैलेंज हो गया है। जैसे यहाँ पर अमेरिका के कानून के अकॉर्डिंग, अमेरिका के संविधान के अकॉर्डिंग, अमेरिका में अगर किसी बच्चे का जन्म होता था तो यहाँ पर क्या है, उसे बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती थी। अब बात हो रही है कि सिटीजनशिप को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, इसको बदला जाएगा। यहाँ पर भी चेंज होने की बात जो है उन्होंने कह दिया है कि इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। इसके अलावा इससे क्या होगा, इसका हमें ऑल्दो ये आने वाले टाइम में भी एक बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि इस तरीके के कार्यकारी आदेश तो जारी हो गए हैं, लेकिन अमेरिका की संसद अर्थात अमेरिका की कांग्रेस से इन्हें पास करवा पाना कितना चैलेंजिंग होगा, पास होता है या नहीं होता, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इनके बारे में अगर हम और देखें तो कुछ यहाँ पर फेडरल रेगुलेशंस जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, जैसे कि तेल वगैरह के प्रोडक्शन को लेकर जो भी प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। इसके अलावा वहां पर एक ऐप सर्विस थी, CBP1 ऐप, इसको भी हटा लिया गया है। इसमें क्या होता था कि जो भी वहां पर प्रवासी आते थे उनको एक तरीके से लीगल एंट्री देने का ये ऐप काम करता था। उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दस्तावेजों को जांचना, और उस तरीके से यहाँ पर जो है क्या होता था, उस तरीके से लीगल, एक वैधानिक जो है वो यहाँ पर एक प्रामाणिकता मिल जाती थी। लेकिन अब इस ऐप को ही डिसकंटिन्यू, हटाने का फैसला लिया गया है, जो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहेगा। आगे अगर हम बात करें तो कुछ और इनकी हम लोगों ने बात की रेगुलेटरी रोल बैक्स, कि यहाँ पर जो भी अगर बाहर से आ रहा है, ठीक है, उनको तो रोका जाएगा ही। साथ में ही जो तेल वगैरह को लेकर जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी जिन कंपनी के ऊपर थी, उनके ऊपर क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सो जो है उनको अब छूट दे दी गई है। इससे चुनौती क्या होगी? चुनौती ये होगी कि प्रदूषण से संबंधित जो मानक पहले स्ट्रिक्टली लिए गए थे, उनको कहीं ना कहीं ढील मिल जाएगी, जिससे एनवायरमेंट, जो पर्यावरण है, वो और ज्यादा प्रदूषित होगा। इसके अलावा हमने इमाइग्रेशन पॉलिसीज के बारे में भी देखा कि इसकी समस्याएं हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उनकी क्या जो है समस्याएं हैं कि अब यहाँ पे कनाडा है, मैक्सिको है, चाइना है, इनके साथ कहीं ना कहीं टैरिफ अगर इनके ऊपर ज्यादा लग रहा है तो जो ट्रेड रिलेशन है, जो व्यापारिक संबंध है, वो खराब जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन को लेकर जो वैश्विक नीतियां बन रही थी, जो भी बदलाव हो रहे थे, उन बदलावों में भी एक बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी। ट्रेड के बारे में हमने बात कर ही ली,
सुरक्षा के बारे में बात कर ली कि नो डाउट यहाँ पर जो है सो सुरक्षा के संदर्भ में, ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में, ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका आत्मनिर्भर अमेरिका जो है उसको और बढ़ावा देगा। लेकिन इसके साथ ही बाकी देशों के साथ, जो बाकी देशों को जो बार बार कहा जा रहा था कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कीजिए, अब कहीं ना कहीं उसमें हमें एक कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम इसको ओवरऑल समअप करें तो समअप में हमारा क्या है, समअप में हम इसको समझते हैं, समअप में हमने समझा कि भाई यूएस जो है वो क्या मुख्यतः नीतियां अपना रहा है। तो उनकी नीतियों में हमने सबसे पहले समझा प्रवास, ठीक है, या हम कहें अप्रवासन का मुद्दा। इसमें क्या है कि जो इससे संबंधित नीति थी उन नीतियों को कठोर बनाया गया है। यहां तक कि अभी आपको पता है कि जो अमेरिका में यहां पर जो इसका पर्टिकुलर गल्फ ऑफ मेक्सिको था, गल्फ ऑफ मेक्सिको को भी अमेरिका ये कह रहा है कि भाई अब ये गल्फ ऑफ मेक्सिको नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसे? गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टैरिफ, क्या किया गया है, टैरिफ जो है वो बढ़ाया जा रहा है। किससे? जो भी अमेरिका के सराउंडिंग कंट्रीज है, इनसे, मैक्सिको से, कनाडा से, चाइना से, जो कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर को जन्म दे रहा है। जो उद्योग धंधों को लिमिट किया गया था, उद्योगों को क्या किया गया था, लिमिट किया गया था कि भाई आप उत्सर्जन ना करें, यहाँ पर एमिशन ना करें, उत्सर्जन ना करें, उन मानकों में भी कहीं ना कहीं अब छूट दे दी गई है। इसका मतलब वो उत्सर्जन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अमेरिका में जो एनवायरमेंट रिलेटेड जो कंसर्न्स थे अब वो और ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण का यहाँ हमें विनाश देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने ये घोषणा की है कि वह डब्ल्यूएचओ से बाहर हो जाएगा, वह पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो जाएगा। वह यहाँ पर जो है सो इवन वहां पे एक माउंटेन था अमेरिका के साउदर्न में, ठीक है, माउंट डेनाली पहले उसका नाम था, माउंट कैनले, उसके नाम को भी वापस जो है वो स्टोर कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो वीजा संबंधी नीतियां थी उसको भी स्ट्रिक्ट करने के लिए जो आपका ऐप था उस ऐप को भी क्या कर दिया गया है, जो ऐप कानूनी प्रयास कर रहा था उसको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। इससे ओवरऑल निहितार्थ क्या होंगे, ओवरऑल चीजें क्या होंगी, उन चीजों को भी हमने समझा कि भाई इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। प्रभावों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि अब अमेरिका में प्रवेश की प्रक्रिया ये आसान नहीं रह जाएगी। पहले सिर्फ एक लक्ष्य होता था कि अमेरिका में प्रवेश कर जाएं, बाकी यहाँ पे आगे जो बच्चा होगा उसको जन्म से ही अधिकार मिल जाते थे। अब यहाँ पर नागरिकता जो है वो भी मिलना आसान नहीं रहेगा। पूरे विश्व में पर्यावरण संबंधी जो अब तक पहले की जा रही थी, पर्यावरण संबंधी जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों में भी कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिलेगी। डब्ल्यूएचओ और हमारा पेरिस जलवायु समझौता, इससे जो अमेरिका बाहर हो रहा है, तो वैश्विक स्तर पर ये जो दोनों है, जिस तरीके से यहाँ पर पूरे डब्ल्यूएचओ है वो पूरे विश्व के लिए काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके कामों में, उसकी फंडिंग में कमी आएगी, तो आगे हमें उसको लेकर भी जो गरीब देशों की वो हेल्प कर पाता है उसमें हमें समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा अमेरिका के उद्योग धंधे यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पे उनको उत्सर्जन संबंधी मानकों से छूट देने पर वह अब ज्यादा उत्सर्जन करेंगे। तो ये ओवरऑल कुछ चुनौतियां हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई देने को मिल रही है। अब चलते हैं हम यहाँ पे प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। प्रश्न कह रहा है कि क्रिटिकली एनालाइज द रोल इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन शेपिंग द पॉलिसी एजेंडा ऑफ यूएस प्रेसिडेंट यूजिंग द केस स्टडी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प सेकंड टर्म। तो ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड जो इनका जो द्वितीय कार्यकाल है, इसकी केस स्टडी को देखते हुए बताइए कि अमेरिका ने जो कार्यकारी आदेश पारित किए हैं इसको आपको आलोचनात्मक इसका परीक्षण करना है। कह रहे हैं कि इसके क्या निहितार्थ होंगे इनके अपने डोमेस्टिक गवर्नेंस पे और इनका आगे ओवरऑल अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या निहितार्थ होने वाले हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप इस प्रश्न का जवाब दे पाए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय